फिर मास्क लगा लो, कल से सैनिटाइजर मिल जाएगा वहाँ, सैनिटाइज हो जाएगा। जो आज मध्य प्रदेश का हमारा पहला टॉपिक है, मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। ठीक, तो इसमें जो प्रश्न आए पहले वो प्रश्नों की चर्चा कर लो, ताकि तुम्हें ये लगे कि ये टॉपिक, ये न लगे कि ये फिजूल टॉपिक है। तो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, 2017 की शिफ्ट में यहाँ से कितने प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आया है 5 सितंबर 2017 की 3 बजे की शिफ्ट में इसी टॉपिक से। दूसरा प्रश्न आया है 8 सितंबर 2017 की 3 बजे की शिफ्ट में इसी टॉपिक से। फिर एक प्रश्न आया है 4 सितंबर 2017 की 3 बजे की शिफ्ट में इसी टॉपिक से। फिर एक प्रश्न आया है 3 सितंबर 2017 की 9 बजे की शिफ्ट में, और एक आया है 7 सितंबर 2017 की 9 बजे की शिफ्ट में। यानी 5-6 प्रश्न आज वाले टॉपिक से आए हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को यूं ही ना लें कि बस फालतू है। मैंने बता दिया 5-6 प्रश्न आए हैं, और जब प्रश्न कौन से आए हैं, जब आप लगाओगे क्वेश्चन या फिर मैं यहाँ बताऊंगा तो समझ आ जाएगा कौन कौन से प्रश्न यहाँ से आए। तो आज अपन केवल 2 चीजों की चर्चा करेंगे, एक तो मध्य प्रदेश के गठन की और दूसरी किसकी, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश के गठन की अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता है कि जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश भारत से तो मुख्तलिफ नहीं है, भारत से तो अलग नहीं है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि पूरा भारत अगर गुलाम था अंग्रेजी सत्ता का, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी क्या रहा होगा, गुलाम रहा होगा। 15 अगस्त 1947 को, ये टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको केवल वही बातें बताऊंगा जो अपने पेपर की दृष्टि से जरूरी है। ठीक है, तो देखो 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ, आजाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो भारत के पास 3 प्रकार की रियासतें थी। ठीक है, भारत के पास कितनी रियासतें थी, 3 प्रकार की। एक तो वो रियासत थी जिनको ब्रिटिश रियासत कहा जाता था। कैसी, ब्रिटिश रियासत। दूसरी वो रियासतें थी जिन्हें देशी रियासत कहा जाता था, देशी रियासत। और तीसरे किस्म की वो रियासतें थी, तीसरे किस्म की वो रियासतें थी जो औपनिवेश सरकारें जहां पर चल रही थी। औपनिवेश क्या होता है, औपनिवेशी क्या थी, सरकारें थी, या फिर कहें क्या थी, रियासतें। ठीक है, जो औपनिवेशी रियासतें थी ये थी फ्रांस की और पुर्तगाल की उपनिवेश सरकार, फ्रांस और पुर्तगाल। ध्यान से समझ लेना, ये आधार देगा हमें मध्य प्रदेश को समझने में कि गठन मध्य प्रदेश का कैसे हुआ। तो 3 प्रकार की रियासतें थी जिनमें ब्रिटिश रियासतें थी, देशी रियासतें थी और औपनिवेशी रियासतें थी, जिसमें फ्रांस और पुर्तगाल की क्या थी, जैसे पांडिचेरी है ना। ठीक है, तो ये क्या थी, फ्रांस की और पुर्तगाल की ये औपनिवेशी सरकारें थी। इन सरकारों की जो कुल संख्या थी वो संख्या कितनी थी, 562 रियासतों की जो रियासतें थी, ये उन रियासतों की संख्या कितनी थी, 562। अब 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो फिर अंग्रेज तो हमेशा ये चाहते थे कि कैसे भी ना कैसे करके हम आजाद इनको भले ही कर दें, लेकिन ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हमसे पूरी तरीके से क्या ना हो सके, स्वतंत्र ना हो सके। और भारत इतने छोटे टुकड़ों में बटा रहे कि कभी भी वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इतना सशक्त ना बन सके कि वो क्या कर सके, ब्रिटेन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाए। बात समझ आ रही है, मतलब टुकड़ों में बटे रहोगे अगर तो फिर क्या नहीं होगा, मजबूती नहीं आएगी, ना तो आप आर्थिक रूप से तरक्की समृद्ध बन सकते हो, ना तो आर्थिक रूप से तरक्की कर सकते हो, ना राजनीतिक रूप से क्या हो सकते हो, सुदृढ़ हो सकते हो। ये बात तो हम अपने परिवार से भी समझते हैं कि अगर हमारा परिवार भी बिखरा हुआ है तो उतना मजबूत नहीं होता, और अगर वो परिवार इकट्ठा रहता है, एक साथ रहता है, तो वो आर्थिक प्रगति भी करता है, और राजनीतिक या कई अन्य कारणों में भी वो क्या होता है, अपना वर्चस्व रखता है। तो अंग्रेजों ने 1947 में जाते जाते भी खेल खेल गए वे अमृतपुरी जैसा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि विलय संबंधी कुछ स्वतंत्रताएं रियासतों को दे दी। उन्होंने कहा कि अगर रियासतें चाहें तो भारतीय संघ में, अगर रियासतें चाहें तो जो भारतीय संघ मतलब भारत में, ठीक है, भारतीय संघ में विलय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान भी जा सकती है। ठीक है, वो पाकिस्तान जा भी सकती है और पाकिस्तान नहीं भी जा सकती। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि ना तो पाकिस्तान में जाएं और ना वो क्या करें,
भारतीय संघ में शामिल हो तो अपने आप को स्वतंत्र रख भी सकती है और स्वतंत्र नहीं रख सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से अंग्रेज गए तो वो उनके दिमाग में एक भूत डाल गए कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हो, आप चाहो पाकिस्तान में चले जाओ, आप चाहो तो भारतीय संघ में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। अब ये बात तो तय है कि अगर भारतीय संघ में शामिल नहीं होते तो या तो वो पाकिस्तान जाते या अपने आप को स्वतंत्र रखते। अपनी स्वतंत्रता का हनन कौन चाहता है? अगर आपसे भी ये कहा जाए कि आप आपके ऊपर किसी का नियंत्रण आपके ऊपर हो, किसी का आधिपत्य आपके ऊपर हो, तो आप उसके नियंत्रण को ज्यादा स्वीकार नहीं करोगे। बाकायदा समझ में हर व्यक्ति चाहेगा कि हम फ्रीडम रहे और फ्रीडम ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और कुछ ऐसे थे जो भारतीय संघ में क्या होते थे, शामिल रहना चाहते थे। तो कहने का मतलब ये कि ये भी एक तरीके का प्रपंच था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में दो व्यक्तियों के नाम आते हैं जिसमें एक व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको लोह पुरुष भी इसीलिए कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनने जो मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है जिनका नाम था V.P. मेनन, ठीक है। तो ये जो दो लोग हैं ये रियासत विभाग के क्या थे, प्रमुख थे, और V.P. मेनन को इन्होंने अपना क्या किया, सलाहकार नियुक्त किया। तो दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। अगर ये ना होते सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आज भारत की तस्वीर अलग होती। आज अब जो एक राज्यों में हम देखते हैं कि केंद्र को प्रबल हमने बना रखा है, जो सरकार है हमारे यहाँ चल रही है, सरकार हमारा भारत इस तरीके से व्यवस्थित हुआ है, जो सरकारें अलग अलग ना होकर एक राज्य के रूप में केवल दो तरीके से हमारे पास विद्यमान है, वो केवल और केवल किस व्यक्ति की वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना जोरदार यहाँ पर क्या दिखाया, प्रदर्शन किया इस मामले में कि वो इन 562 रियासतों को एक कर पाए। इन रियासतों को एक करने के लिए एक क्या नाम से प्रवेश पत्र था, क्या प्रवेश पत्र, जो भारतीय संघ में क्या लेंगे, शामिल होंगे, उन्हें प्रवेश पत्र पर क्या करना पड़ेगा, या विलय पत्र पर। इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन किसको कहा जाता है? तो कभी कभी पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन क्या था। तो इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन क्या था? एक विलय पत्र था, जिस विलय पत्र पर इन 562 रियासतों को हस्ताक्षर करना थे कि हम भारतीय संघ में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गरम मिजाज के आदमी थे, एक हाथ में डंडा एक हाथ में गाजर रहती थी। जब भी मुलाकात करने जाते थे तो बस गाजर पकड़ाई और उससे कहा कि भैया दस्तखत कर दे, नहीं किया तो अगर उन्होंने डंडा ठोका नीचे तो वो समझ जाता था कि स्थिति गंभीर हो जाएगी, तो वो कैसे ना करके क्या करते थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लेते थे। तो ये भी एक बड़ा क्या नाम से यहाँ पर एक बड़ा वाक्य है, लेकिन हमें उसको नहीं देखना है, हमें केवल ये देखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबकि 562 रियासतों को एक करने का पुरजोर सफलतम क्या किया, प्रयास किया। लेकिन फिर भी इनमें 3 रियासतें ऐसी थी जो केवल 3 नहीं थी। एक तो क्या था, हैदराबाद जो ज्यादा पॉपुलर है, एक थी क्या जूनागढ़, और एक क्या जम्मू कश्मीर। लेकिन केवल यही नहीं थे, जम्मू कश्मीर अकेला, याद रखना है कि जूनागढ़ अकेला, ये दोनों नहीं थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत, इसके अलावा मणिपुर, इसके अलावा जोधपुर, ये भी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने क्या नहीं किया था, भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ही नहीं, इनके अलावा मणिपुर भी, इनके अलावा आपका क्या जोधपुर भी, इनके अलावा आपका भोपाल भी, ये भी क्या थी, ऐसी रियासतें थी जो खुद को क्या रखना चाहती थी, स्वतंत्र या पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहती थी। तो इन तीनों को तो क्या किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर जनमत संग्रह कराया गया। हैदराबाद में एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था क्या, पोलो। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पोलो काय को लेकर चलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को, ये भी एक बड़ी कहानी है लेकिन हमसे नहीं पूछी जाएगी। तो ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का तो आपको पता ही है कि कवायदियों ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। उसके बाद इसका भी क्या कराया गया, भारत की इसमें भारतीय संघ में इसका भी प्रवेश पत्र पर या विलय पत्र पर या कहें इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन पर क्या करवा लिए गए, दस्तखत करवा लिए गए। और 1949 तक
1949 तक सभी 562 रियासतों ने भारतीय विलय पत्र पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। सबसे अंत में जिस रियासत ने हस्ताक्षर किए वो रियासत कौन सी थी, भोपाल। वो रियासत कौन सी थी, भोपाल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, 562 रियासतों को मिलाकर 1949 तक क्या कर लिया, एक कर लिया। इनकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सलाहकार कौन, बीपी। अब यहाँ से ये हुआ कि ये जो 562 रियासतें थी, इन पूरी 562 रियासतों को भौगोलिक आधार पर बांटा गया। भौगोलिक आधार पर क्या कि इन्हें ए, बी, सी और डी राज्यों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। जो भाग ए था, इस भाग ए में जो भाग ए था, इस भाग ए में राज्यों की संख्या थी 10। जो भाग बी था, इसमें राज्यों की संख्या थी 8। जो भाग सी था, इसमें राज्यों की संख्या थी 9 और इसमें अंडमान निकोबार क्या थे, समूह शामिल थे। तो ये जो 10 शामिल थे, भाग ए के अंदर जो 10 राज्य थे, इन्हीं 10 राज्यों में एक राज्य था कौन सा, मध्य प्रदेश नाम से। इस बी में 8 के अंदर एक राज्य था मध्य भारत के नाम से और भाग सी में एक राज्य था विंध्य प्रदेश के नाम से। इमेज क्लियर हो रही है, आया ना। विंध्य प्रदेश नाम से था किसमें, सी में। ए में था मध्य प्रदेश नाम से और बी में था किस नाम से, मध्य भारत नाम से। इन तीनों को लिया गया और हम जो मध्य प्रदेश के गठन से लेके मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और वर्तमान तक की स्थिति देखते हैं, उनमें हम इन तीनों चीजों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1947 में पूरा मध्य प्रदेश भी भारत के जैसा कायम में बटा हुआ था, एबीसी स्टेट में बटा हुआ था। ये बात समझ में आ गई। एबीसी स्टेट में क्यों बटा हुआ था, एबीसी स्टेट में इसलिए बटा हुआ था क्योंकि पूरा भारत एबीसी में क्या था, विभाजित था। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश भी क्या था, पूरा एबीसी में क्या था, विभाजित था। अब हम अगर इनको अलग अलग देखें तो इसमें देखो जरा, यहाँ पर हमें ना तो इसके शेष 9 राज्यों से कुछ लेना, ना इसके शेष 7 से कुछ लेना, ना इसके शेष हमें 8 से कुछ लेना है। हमें केवल इन तीनों की चर्चा करनी है, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। तो कहने का मतलब ये कि जो पूरा मध्य प्रदेश था, तो एक को कहा जाता है, हम ये कह सकते हैं कि ये वाली स्थिति कब तक रही, तो 1947 से लेके 1956 तक ये क्या रही, स्थिति रही। 1947 से लेके 1956 तक। तो भाग जो भाग क्या था, ए था। इस भाग ए के अंदर शामिल थे कौन कौन से भाग, अभी अपन इसको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो भाग ए में क्या था, भाग ए। अब देखो ये जो भाग ए था, इस भाग ए में एक तो था क्या, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बराक, जिसको सीपी कहा जाता था, मध्य प्रांत कहा जाता था। प्लस इसमें शामिल था क्या, बराक क्षेत्र। प्लस इसमें शामिल क्या था, बराक क्षेत्र। तीसरा इसमें जो शामिल था वो शामिल क्या था, छत्तीसगढ़। क्या शामिल था, छत्तीसगढ़। और चौथा जो इसमें शामिल था वो क्या था, बघेलखंड। कुछ हिस्सा किसका था इसमें, बघेलखंड की रियासतों का। तो ये क्या था, इसमें शामिल था, यानी सेंट्रल प्रोविंस बराक, छत्तीसगढ़, बघेलखंड के कुछ हिस्से को मिलाकर जो भाग का निर्माण किया गया, वो भाग कौन सा था, भाग ए था। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा प्रांत था, मतलब सेंट्रल प्रोविंस क्या था, सबसे बड़ा प्रांत था। सबसे बड़ा क्या था, ये प्रांत था। ठीक। दूसरी बात, अगर हम बराक क्षेत्र की बात करें तो जो बराक क्षेत्र था, इसमें एक तो विदर्भ क्षेत्र शामिल था, विदर्भ का महाराष्ट्र का। ठीक है, और प्लस इस बराक क्षेत्र में महाकौशल शामिल था, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर अलग से ये पूछा जाए कि बरार में क्या था, तो बरार में विदर्भ क्षेत्र और महाकौशल शामिल था। और महाकौशल से एक राजधानी का नाम आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि महाकौशल की राजधानी क्या थी, तो महाकौशल की राजधानी क्या थी, जबलपुर थी। और भोपाल को राजधानी बनाने से पहले जबलपुर क्या था, मध्य प्रदेश की राजधानी बनने की दौड़ों में था, लेकिन फाइनल ये हुआ कि भोपाल को क्या बना दिया गया, राजधानी बना दिया गया। तो जबलपुर महाकौशल की क्या थी, राजधानी। इधर अगर देखें तो बरार में क्या था, विदर्भ क्षेत्र था, महाराष्ट्र का महाकौशल था, सेंट्रल प्रोविंस था, जिसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रांत कहा जाता है। ये मध्य प्रांत क्या था, सबसे बड़ा प्रांत था।
और इनकी अगर हम बात करें इन सब की राजधानी की, तो इन सब की जो राजधानी बनाई गई थी वो राजधानी क्या थी? नागपुर। इन सब की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ठीक है। और पंडित रविशंकर शुक्ल को इसका मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे? भाग एक के क्या थे? सीएम थे, मुख्यमंत्री थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, जो आगे चल के बताइए आपको मध्य प्रदेश के क्या बनेंगे? पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, अब देखो ये तो बात हो गई किसकी? भाग ए की। अब दूसरा है क्या? भाग बी। दूसरा है भाग क्या? बी। अब देखो जो भाग, इसमें एक बात और याद रखना है कि इसमें जो रियासतों की संख्या थी वो संख्या कितनी थी? 15 रियासतें इसमें क्या थी? शामिल थी। अब बात आती है किसकी? भाग बी की। जब भाग बी की बात आती है तो भाग बी में 25 रियासतें थी मध्य प्रदेश की पश्चिमी हिस्से की। अभी अपन मैप में समझेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की क्या थी? 25 रियासतें थी और 25 रियासतों को मिलाकर क्या बना था? भाग बी। जो भाग ए था इसका नाम क्या था? तो भाग ए का नाम इधर देखो क्या है? मध्य प्रदेश। तो भाग ए को संपूर्ण रूप से क्या कहा जाता था? मध्य प्रदेश। मतलब समझ आ रहा है कि आज हम जिसको मध्य प्रदेश नाम से संबोधित कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश 1947 से 56 तक केवल इनका क्या था? एक समुच्चय था। इनका मेल था किसमें? मध्य प्रदेश में, जिसको कहा जाता था भाग ए। भाग बी में 25 रियासतें थी और इसका नाम क्या है? मध्य भारत। इसका नाम क्या है? मध्य भारत। तो देखो ये जो मध्य भारत था, ये मध्य भारत मध्य प्रदेश की पश्चिमी 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का क्या किया गया? गठन किया गया। और यहाँ पर जो सीएम बनाए गए, वो बनाए गए कौन? तखतमल। तखतमल को क्या बनाया गया? सीएम यहाँ का बनाया गया। फिर बात आती है किसकी? भाग सी। ठीक है। अगला है क्या? भाग सी। अब देखो ये जो भाग सी है इसमें टोटल रियासतें कितनी थी? 38। भाग सी में टोटल रियासतें कितनी थी? 38 रियासतें थी इसमें। ठीक है। तो इसमें रियासतों की संख्या कितनी थी? 38 थी। और इसमें क्या था? तो देखो भाग सी को नाम दिया गया था क्या? विंध्य प्रदेश। तो इसका नाम क्या है? विंध्य प्रदेश। ठीक। विंध्य प्रदेश क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया। और विंध्य प्रदेश जो नाम दिया गया, इस विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाया गया रीवा को। ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी कौन थी? रीवा। और भाग सी का राज्यपाल रीवा के नरेश उद्दंड मार्तंड सिंह को क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। और इसका जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा था किसका? भाग सी का, उसका कामता प्रसाद को क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो रीवा इसकी क्या थी? राजधानी थी। इधर अगर बी की बात करें तो भाग बी की जो राजधानी थी वो दो थी। एक की कौन सी? ग्वालियर। और एक थी क्या? इंदौर। ठीक है। लेकिन इसमें याद ये रखना है जो प्रमुख राजधानी थी वो ग्वालियर थी। इंदौर इसकी क्या थी? सहायक राजधानी थी। तो प्रमुख इंदौर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंदौर कैसी राजधानी थी? सहायक राजधानी थी। ठीक है। तो इंदौर इसकी सहायक राजधानी थी, ग्वालियर इसकी प्रमुख राजधानी थी। 6-6 महीने के लिए दोनों राजधानियों का क्या होता था? काम दोनों में चलता था। तो इस तरीके से भाग ए, भाग बी और भाग सी का क्या हुआ? यहाँ पर गठन हो गया। अब अगर इसको मैप के माध्यम से देखें कि वर्तमान अगर हम मध्य प्रदेश को अलग रखते हैं तो देखो इसका मैप कुछ इस तरीके से बनता है। देखो ये मैप था भाग ए का और भाग इसका बी का और भाग सी का। ये जो पूरा हिस्सा था ये क्या था? भाग ए। ये था क्या? भाग ए। और ये था क्या? भाग बी। और ये था क्या? भाग सी। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश था। और ये जो मध्य प्रदेश है ये मध्य प्रदेश पूरा क्या था? 1947 से लेके कब तक रहा? 1956 तक रहा। ठीक।
तो अब देखो क्या हुआ, ये हिस्सा चलता था, पूरे भारत में चलता था, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। ए बी सी राज्यों का क्या था, गठन यहाँ पर हुआ था। सबके अलग अलग मुख्यमंत्री थे, लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि भाग सी में भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी। भोपाल क्या थी, एक स्वतंत्र रियासत थी इस समय, ठीक है, स्वतंत्र रियासत। देखो भोपाल क्या थी, एक स्वतंत्र रियासत थी, किसके अंदर थी, भाग सी के अंदर थी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भोपाल किस भाग के अंदर शामिल था, तो भोपाल भाग सी के अंदर शामिल था। और भाग सी क्या था, भाग और भोपाल किसका हिस्सा, कैसी थी, एक स्वतंत्र क्या थी, रियासत थी, ठीक है। तो ये भोपाल को लेके आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोपाल काय में क्या थी, शामिल थी, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी, एबीसी की बात। अब 1953 में आप थोड़ा इसको पर यही छोड़ेंगे, अब थोड़ा पीछे चलेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो निर्माण हुआ, तो मैंने एक शब्द यूज किया था कि ये जो निर्माण हुआ था ये भौगोलिक आधार पर हुआ था। कौन से आधार पर हुआ था, भौगोलिक आधार पर। आपने जो अभी तक जो नाम सुना होगा ज्यादातर, वो सुना होगा कि भाषाओं जो राज्य है उनका निर्माण काय के आधार पर हुआ है, भाषाई आधार पर। तो देखो अभी भौगोलिक आधार पर है, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण ये नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश और किस तरीके से विभाजित था या भारत किस तरीके से विभाजित था, तो प्रशासनिक दृष्टि से ये कब तक, 56 तक, भौगोलिक दृष्टि से क्या था, इसका विभाजन था। तो ये भी क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से इसका क्या है, ये विभाजन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब देखो अगली बात, यहाँ पर जो भौगोलिक दृष्टि से इसका क्या हुआ, विभाजन हो गया। अब बात आती है किसकी, भाषाई आधार की। तो देखो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, ये मांग कहां से उठी, तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम 1912 में। 1912 में असम, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों का गठन किया गया, काय के आधार पर, भाषाई आधार पर। अब 1912 में देश तो आजाद हुआ नहीं है ना, इसका मतलब इस समय तो अंग्रेज भारत में है, सही से बैठ ले भैया, ठीक है। तो 1912 में क्या अंग्रेज है भारत में, और इसके साथ साथ ये भी बात है कि अपन अभी स्वतंत्रता की वीडियो में है। ऐसी स्थिति में 1912 में भाषाई आधार पर असम, बिहार और उड़ीसा का क्या कर दिया, गठन कर दिया। अब बात ये हुई कि इस समय भारत में जो मद्रास प्रांत था, ठीक है, मद्रास, इस मद्रास में 1913 में आंध्र महासभा की क्या की गई, स्थापना, गठन किया गया। आंध्र महासभा का गठन किया गया मद्रास के लोगों द्वारा, और ये वो लोग थे जो कैसे थे, तेलुगु भाषी थे। कैसे थे, तेलुगु भाषी। मतलब इनको ऐसा लगा कि जब अंग्रेज असम का, बिहार का, उड़ीसा का गठन कर सकते हैं, तो हम भी तो तेलुगु भाषी हैं, हमारा भी अलग क्या कर देना चाहिए, एक आंध्र प्रदेश नाम से एक राज्य का गठन कर देना चाहिए। ये बात 1913 से इन लोगों ने क्या कर दी, शुरू कर दी। तो आंध्र महासभा की क्या कर दी, यहाँ पर इन्होंने स्थापना कर दी, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि 1913 से लगातार मांग चलती रहती है। 1918 में एक एक्ट आता है, मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड। तो मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड की घोषणा में पहली बार क्या किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों को क्या दी गई, राज्यों की मांग को मान्यता दे दी गई। कब, 1918 में। 1918 में मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड घोषणा के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को क्या दे दी गई, मान्यता दे दी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी औपचारिक रूप से, अभी सब आजादी से पहले चल रहा है, अभी आजाद तो नहीं हुआ शायद भारत, तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय का प्रमुख राजनीतिक दल था, उसने भी औपचारिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को क्या कर लिया, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। उसके बाद 1935 में ये हुआ कि 1935 में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता दी गई, जिसमें सिंध प्रांत का 1936 में भाषाई आधार पर क्या किया गया, गठन किया गया। अब आप सोचोगे कि एक व्यक्ति उसी चीज की मांग कर रहा है और एक जगह उसी के नाम से क्या हो रहा है, राज्यों का गठन हो रहा है, तो इनकी तो इच्छाएं और ज्यादा क्या होगी, प्रबल होगी। लेकिन होते 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 देश आजाद हो गया, लेकिन आंध्र प्रदेश का गठन नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति में जब आंध्र प्रदेश का गठन, जब पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत का गठन हो गया, गठन होने के बाद भी इन लोगों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा। ये लोग लगातार अपनी मांग करते रहे कि हमें क्या चाहिए,
हमारा तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश चाहिए। ऐसी स्थिति में ये हुआ कि जब ये मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तब पहला आयोग गठित किया गया, राज्य गठन आयोग 4 सदस्यीय था और वो किसकी एस.के. दर की अध्यक्षता में। एस.के. दर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए भारत में पहला भाषाई राज्य गठन आयोग कौन सा था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, इस पर संस्तुति देने के लिए पहला जो आयोग गठन किया गया वो था एस.के. दर आयोग। और ये जो एस.के. दर आयोग है ये 27 नवंबर 1947 को इसका क्या किया गया, गठन किया गया। कब? 27 नवंबर 1947 को। और इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य कितने थे? 4 थे। और जो एस.के. दर थे ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो 1947 में इसका गठन हुआ। इसके गठन करने का कारण क्या था? एस.के. दर आयोग के गठन करने का कारण, इसका कारण था कि दक्षिण भारत में जो मांगें उठ रही हैं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना कितना मुनासिब है और कितना गलत है, ये बात जानने के लिए क्या किया गया, 1947 में एस.के. दर आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। 48 में एस.के. दर आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और उसने ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना गलत है। भाषाई आधार पर राज्यों का अगर गठन कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? क्षेत्रवाद का उदय होगा, जातिवाद का उदय होगा, भाषावाद का उदय होगा। अभी भी हम भारत में देखते हैं, दक्षिण में जब हम जाते हैं तो सुनने को मिलता है, अपन तो कभी गए नहीं है, लेकिन ये सुनने को मिलता है कि भाई जो हिंदी भाषी होते हैं वो तेलुगु मलयालम बोलने वाले जो लोग होते हैं तो वो उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते। मतलब भाषा की तरफ लोगों का रुझान होता है। भारत की राजनीति में भी हम चीज ये देखते हैं कि कभी जातिवाद प्रबल होता है, कभी वर्ग विशेष प्रबल होता है, कभी भाषा विशेष प्रबल होती है, कभी क्षेत्रवाद होता है। क्षेत्रवाद का मतलब समझते हो? जैसे यहाँ पर छोटे छोटे दल होते हैं, जैसे अपनी जो विकास क्रांति चल रही है तो ये केवल करेरा का विकास चाहेंगे, लेकिन अगर ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पे ये जातीय विकास कब बनती है, क्या? राष्ट्रीयवाद, तो वो देश की बात होती है। लेकिन क्षेत्र विशेष की बात करना क्षेत्रवादता है, समाज विशेष की बात करना क्या है? समाजवादिता है, और भाषा विशेष की बात करना क्या है? भाषा ही है। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा, देश की भावनाएं बढ़ जाएंगी, तो देश एकीकृत होने में दिक्कतें आएंगी, इसलिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। किसने? एस.के. दर ने। अब भैया इनको तो और ज्यादा ताव आ गया जब उन्होंने स्वीकार कर दिया कि देखो 1913 से 1947 आ गई और अभी भी इनकी मांगों को क्या नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। जब ये मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी तब ये हुआ कि जबलपुर जो अधिवेशन हुआ, जयपुर जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें एक समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विवेक से, नाम था JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों को मिलाकर एक समिति का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में इसका क्या किया, गठन किया, JVP समिति का। तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों की जो समिति थी, इस समिति का गठन इसलिए किया गया कि यार अब तुम देख लो, क्योंकि ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, मांग लगातार कर रहे हैं, और 48 है, अभी अपना संविधान पूरी तरीके से बना नहीं है। क्या हुआ है यहाँ पर? केवल और केवल संविधान निर्माण की क्या चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। तो JVP समिति का गठन यहाँ पर होता है। JVP का जब गठन होता है तो JVP समिति भी यही कहती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसने भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी वो 49 में दी, और 49 में तो भारतीय संविधान बन चुका था, लागू हो चुका था नवंबर में। इन्होंने क्या दी अपनी रिपोर्ट में, इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने से देश के एकीकरण, देश की अखंडता में क्या आएगी, बाधा आएगी। लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य के रूप में हम प्रस्तुत करने वाले हैं, इसीलिए जनता की मांग अगर ज्यादा उठती है तो उनकी लोकतंत्र होने के नाते हम उनकी भाषाई आधार की मांग को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। बात आ रही है समझ में? मतलब इन्होंने प्रथमता तो ये कहा कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्रात्मक देश हैं, इसीलिए जनता अगर मांग करती है कि भाषाई आधार पर गठन होना चाहिए, तो लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता के हिसाब से क्या चले, शासन चले।
तो हम ऐसा करेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। ये कहा किसने, जेवीपी ने। लेकिन पहले तो इसने भाषाई आधार पर राज्यों का क्या कर दिया, अस्वीकारीकरण कर दिया, हम इसको स्वीकार नहीं करते। तब एक व्यक्ति यहाँ से निकल के आता है और इतिहास में अमर हो जाता है, नाम है पट्टाभी कोट्टीश्री रामल्लू। नाम क्या है, कोट्टीश्री रामल्लू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक नाम आ जाता है कोट्टीश्री रामल्लू। अब देखो ये जो कोट्टीश्री रामल्लू है, जेवीपी समिति की सिफारिश को सुनकर ये बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर। लगातार 56 दिन के आमरण अनशन के बाद कोट्टीश्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है, ये खत्म हो जाते हैं। जब ये खत्म हो जाते हैं तो अब ये हो चुका है कि ये खत्म हुए हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री हैं तात्कालिक कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 15 दिसंबर को 1951 में ये जाते हैं किनके पास, आंध्र प्रदेश जाते हैं और इन लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि भैया आपकी जो मांग है उस मांग को हम क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेंगे और हम आपके राज्य का निर्माण कर देंगे। इस तरीके से 1 अक्टूबर 1953 में क्या होता है, जो मांग 1913 से लगातार चली आ रही थी वो मांग स्वीकार हो जाती है। और स्वीकार होने के बाद तो देखो 1 अक्टूबर 1953 को कौन सी मांग जो 13 से चली आ रही थी, 40 साल बाद वो मांग पूरी होती है। 40 ही हो गए तो 40 साल बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, गठन हो गया। इस तरीके से आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो काय के आधार पर गठित हुआ। ये बात समझ में आ गई। अब आधार मिल गया काय का, भाषाई आधार। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो अंग्रेजों के समय में गठन हुआ था, अब तो भारतीय संविधान लागू हो चुका है, भारत की सरकारें बन चुकी हैं, तो फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो राज्य भाषाई आधार पर क्या हुआ, गठित हुआ। अब इसी से शय मिलना शुरू हुई कि भाषाई आधार पर राज्यों का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग लगातार क्या होने लगी, प्रबल होने लगी कि हमें भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए। तब मजबूरन फिर ये हुआ कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, ये राज्य गठन आयोग था, अब था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसमें 3 सदस्य थे, जो इसके अध्यक्ष थे वो तो कौन थे, फजल अली और हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पड़ेकर, इसके क्या थे, 2 सदस्य थे। ये भी प्रश्न कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, अन्य सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पड़ेकर क्या थे, इसके सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए क्या हुआ, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और ये कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। ठीक है, 3 सदस्यीय क्या था ये आयोग का। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें 1955 में सरकार को दी और इसने कई क्या नाम से सुझाव दिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सुझाव है वो ये है, इन्होंने कहा कि एक काम करो, कर दो गठन। ठीक है, 16 राज्यों का इन्होंने गठन का काम, इन्होंने संस्तुति दी कि 16 राज्यों का गठन कर दो और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दो। मतलब आज आपके पास जो राज्यों के ABCD कैडर हैं, इन कैडर्स को खत्म करो और आप केवल 2 तरीके के राज्य रखो, एक तो स्वायत्त क्षेत्र और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ आ रही है। एसके दर आयोग पहला था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग दूसरा था, जिसने कहा कि ABCD खत्म करो। 4 जो कैडर आपने बांट रखे हैं, 4 श्रेणियां राज्यों की जो हैं, इन श्रेणियों को आप क्या कर दो, खत्म कर दो और आप केवल इतना करो कि आप क्या करो, एक तो स्वायत्त राज्य रखो जैसे मध्य प्रदेश या हमारे अन्य राज्य हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर रखो। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके गठन की प्रक्रिया क्या होती है, वो भी एक लंबी प्रोसीजर पॉलिटी का मैटर है, लेकिन उसको ऊपर नहीं चलेंगे। आप बस इतना याद रखें कि एक केंद्र शासित प्रदेश और एक स्वायत्त राज्य, 2 तरीके के राज्य रखना थे। केंद्र शासित प्रदेश में 6 राज्यों की इन्होंने क्या दी, संस्तुति दी कि 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाओ और 16 क्या बनाओ, स्वायत्त राज्य बनाओ।
फिर इनकी अनुशंसा को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में 7 बार क्या किया गया, संशोधन किया गया। ये भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन में भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ। 7 बार क्या किया गया, संशोधन किया गया। और फिर 14 राज्य, जबकि इन्होंने कितने की सिफारिश की थी, 16 की, लेकिन गठित कितने किए गए, 14 राज्य शासित प्रदेशों का क्या किया गया, गठन किया गया 1956 में। अब जब पूरा गठन 1956 में हो रहा है तो अब ये हुआ कि ये जो ए, बी और सी का हिस्सा था ये क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरे भारत में जो 16 राज्यों का गठन हुआ उन्हीं में से एक राज्य का गठन हुआ, किसका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो हम 47 से कहां तक आ गए, 56 तक आ गए। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अपन बात 1956 की करना है। ठीक है, मैं इसे मिटा दूंगा। सारे जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स ले लेना, तो जिनके पास है वो पढ़ लेना। जो नई चीजें अगर होंगी तो आप उसको ऐड करते रहना। और इसके बाद साइंस के नोट्स भी आपको लेना पड़ेंगे। ठीक है, साइंस के नोट्स ले लेना, जो जो रहेगा उसके नोट्स लिखाने को तो अपन लिखा भी दें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो कर लेना है। अब बात करते हैं किसकी, 1956 की। देखो 1956 में हुआ क्या, मैप वही था, केवल बीच के जो ये थे ना, ये डायवर्सन, ये डायवर्सन हट गए, बाकी मैप यही रहा। ठीक है, उसको दोबारा बनाया, क्या बनाना दोबारा आप समझ लो। ठीक है, यही मैप था। ठीक, अब देखो भाग एबीसी खत्म हो गया। अब एक नया मध्य प्रदेश बना 1956 में। जब 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तो कुछ परिवर्तन मध्य प्रदेश के साथ हुए। भाग ए जो था, इस भाग ए से लिए गए 17 जिले, जो भाग बी था इस भाग बी से लिए गए 16 जिले, जो भाग सी था इससे लिए गए 8 जिले। और फिर 1972 में जो अभी अपन केवल इनकी बात कर रहे हैं यहाँ तक। ठीक, तो देखो ये भाग ए से 16 जिले लिए गए, भाग ए से 17 जिले, भाग बी से 16 जिले, भाग सी से 8 जिले। और ये भी कहें कि भोपाल से लिए गए कितने जिले, 2 जिले। टोटल जोड़ना जरा 43। तो अब ये कहेंगे कि 43 जिलों का गठन हुआ 1956 में मध्य प्रदेश के साथ। मतलब ये अच्छा ये कहें कि 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का क्या किया गया, 1956 में गठन किया गया, जिसमें ए से 17, बी से 16, सी से 8, भोपाल से 2 जिले लिए गए। तो ये बात कब की है, 1956 की। ठीक है, 1956 की। अब इसके बाद ये होता है कि 1998 में, कब, पहली बात तो 1972 में एक तो भोपाल को जिला बनाया गया, जो अभी तक सीहोर की क्या था, तहसील। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भोपाल जिला बनने से पहले काई की क्या था, क्या नाम से तहसील था, तो किसकी था, सीहोर। और एक लिया गया क्या, दुर्ग, जो है वर्तमान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। दुर्ग से लिया गया क्या, राजनांदगांव। दुर्ग से क्या, राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग है उस दुर्ग से राजनांदगांव और 1972 है। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 और जिले बने, तो इसका मतलब 43 प्लस 2 हो गए। इसके बाद 1998 में 1998 में एक समिति थी, बीपी दुबे समिति। कितने जिले, 10 जिले। तो 10 जिलों का गठन 1998 में। 1998 में एक थी सिंहदेव आयोग पर कितने, 6 जिले। तो 6 और हो गए, जुड़ना जरा ज्यादा बड़े खराब है, कितने हो गए, 61 जिले हो गए। कितने हो गए, 61 जिले। कब तक, 1998 तक। और जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 43 जिलों के साथ, उस समय मध्य प्रदेश के पास जो संभागों की संख्या थी वो संख्या कितनी थी, 8। लेकिन 61 जिले जब तक हुए, यहाँ तक आते आते मध्य प्रदेश के पास संभागों की संख्या कितनी हो गई, 12। इसका मतलब ये हुआ कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के पास क्या था, 61 तो क्या थे, 43 तो क्या थे, जिले थे, 8 क्या थे, संभाग थे। 98 तक, याद रहा 98 तक भी ना कहें बल्कि 2000 तक कहें,
मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गठन अब होगा तो 12 क्या थे? संभाग थे। और कब? जब अविभाजित किसमें? मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 98 तक 12 संभागों के साथ 61 जिले और 1956 में 43 संभाग 43 जिलों के साथ 8 क्या थे? संभाग थे। अब ये होता है कि इस समय जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का इस समय क्या था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का इस समय क्या है? क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है कि 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का, जैसे अभी हम राजस्थान को कहते हैं ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था? एक सबसे बड़ा राज्य था। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर क्या था? इसका क्षेत्रफल था। और इसकी सीमा 7 राज्यों के साथ लगती थी। इसकी सीमा 7 राज्यों के साथ लगती थी। इधर तो पता ही है पूरा यूपी से लगती थी, ठीक है। इधर आपकी गुजरात, इधर आपकी राजस्थान, यहाँ से यहाँ तक लेकर महाराष्ट्र। लेकिन छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ पहले से ही शामिल है, तो ऊपर झारखंड, इधर उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश, लेकिन तात्कालिक तेलंगाना। तो आपको याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती थी? 7 राज्यों से मिलती थी, जिसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में क्या नाम है आपका? महाराष्ट्र, इधर आपको देखें तो आंध्र प्रदेश, लेकिन वर्तमान का तेलंगाना। जब तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था तब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना, झारखंड और ओडिशा, इनकी सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ लगा करती थी। 7 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश को क्या करती थी? स्पर्श करती थी। इतना मध्य प्रदेश का क्या था? क्षेत्रफल था, ठीक है। अब ये होता है कि 2000 में दिग्विजय सिंह की सरकार है। ये प्रश्न आया है कि कौन सी सरकार में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ? दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 2000 में मध्य प्रदेश का क्या किया गया? विभाजन किया गया। और जो मध्य प्रदेश से जिस राज्य का निर्माण किया गया वो क्या था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जिले कितने दिए गए? 16। और छत्तीसगढ़ को संभाग कितने दिए गए? 3। तो हमारे पास कितने संभाग बचे? 9। यानी 2000 में मध्य प्रदेश ने 16 जिले तो दे दिए, छत्तीसगढ़ को 3 संभाग दे दिए। तो मध्य प्रदेश में सन 2000 को संभाग मिले कितने? 9। और जिले कितने बचे? 45। तो 2000 के बाद मध्य प्रदेश के पास जो जिलों की संख्या है वो जिलों की संख्या बची 45। 2000 के बाद मध्य प्रदेश के पास जो संभागों की संख्या है वो संभागों की संख्या कितनी बची? 2। अब ये होता है कि आगे चल के अभी भी लगातार जिलों का क्या हो रहा है? गठन हो रहा है। तो 2000 के बाद 2003 में 3 क्या बनाए गए? जिले बनाए गए। एक तो बनाया गया गुना से, क्या बनाया गया? अशोकनगर। दूसरा खंडवा से क्या बनाया गया? ठीक है। और तीसरा शहडोल से क्या बनाया गया? ठीक है, 3 जिले बना लिए। तो 45 प्लस 3 और ये 15 अगस्त 2003 को ये जिले क्या आए? प्रकाश में आए। तो देखो 45, 46, 47, 48, 49वां एक जिला। देखो बात आती है 2008 की। 2008 में एक 49वां जिला बना, जो क्या बना? अलीराजपुर। अलीराजपुर कैसे बना? झाबुआ। और सीधी से सिंगरौली बना। कौन सा जिला? 50वां जिला। तो जिलों की संख्या 2008 में कितनी हो गई? 2008 में 2 जिले और बन गए। इसके बाद बात आती है 2013 की। 2013 में 16 अगस्त को 2003 में 16 अगस्त को शाजापुर से अलग करके एक जिला बना। कौन सा? आगर। कौन सा जिला बना? आगर। तो अब एक जिला कब बन गया? 2013 में। इसके बाद एक जिला बना 2018 में। कौन सा?
निवाड़ी। कौन सा जिला बना? निवाड़ी। निवाड़ी कहाँ से बना? टीकमगढ़ से। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। अब कमलनाथ सरकार ने 18 मार्च 2020 को 3 जिलों की और घोषणा की थी। एक तो गुना से चाचौड़ा, एक सतना से मेरठ और एक उन्होंने जिला की घोषणा की थी नागदा की। अब सरकार तो गिर गई है, अभी तो नहीं बनी है, लेकिन अगर वो गठित हो जाते तब संख्या होती कितनी? 55। ठीक है, तो 3 जिलों की और घोषणा की गई थी कमलनाथ सरकार के द्वारा। कौन कौन सी? गुना से चाचौड़ा, सतना से मेहर और आपका एक और कौन सा बताया था मैंने? नागदा। ठीक है, उज्जैन से नागदा। तो 3 जिलों की और मांग डिमांड चल रही थी या घोषणा हो गई थी, लेकिन अब शिवराज सरकार आ गई है। ठीक है, तो 52 अभी अपने पास क्या है? जिले हैं। और वर्तमान में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश पे वर्तमान में एक क्या नाम से संभाग पड़ा है, और तो संभागों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 10। तो आज अगर हम बात करें सन 2020 चल रहा है, 2020 की, तो 2020 में मध्य प्रदेश के पास निवाड़ी को मिला के कितने? 52 जिले हैं और 10 क्या है? संभाग है। तो ये बात हो गई हमारी केवल एक है कि मध्य प्रदेश के जिलों, मध्य प्रदेश के गठन की, कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। एक चीज और मेरे दिमाग से निकल गई, वो और बता देता हूँ कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ कुछ परिवर्तन और हुए थे, जिसमें एक परिवर्तन तो मैंने कहा कि एबीसी को खत्म कर दिया। एक परिवर्तन ये भी हुआ था कि महाराष्ट्र को 8 तहसीलें दी गई थी। पूछ लिया जाता है कभी कभी, महाराष्ट्र को कितनी तहसीलें दी गई थी? 8। बुलढाना, अकोला, यवतमाल, वर्धा, चांदा, भंडारा, अमरावती और नागपुर। कितनी? 8। दोबारा बोले देता हूँ, नागपुर, अमरावती, बुलढाना, अकोला, भंडारा, चांदा। ठीक है, और जो मैंने टोटल 8 बताई अभी, ये 8 क्या नाम से तहसीलें महाराष्ट्र को दे दी गई। और जो राजस्थान था, उस राजस्थान की कोटा तहसील, कोटा के स्रोत तहसील को विदिशा में मिला दिया और हमने भानपुरा दे दिया किसको? राजस्थान को। तो ये और परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस तरीके से 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब हम पढ़ेंगे अपना वर्तमान का मध्य प्रदेश कल वाले लेक्चर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, शिकायत, शिकवा समझ आ गया? नोट्स आप सब ले लेना। ठीक है, जिनके पास बुक्स हैं, जिन्हें लग रहा है कि बुक से कवर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि आपको नोट्स ले लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा ले लेना नोट्स। ठीक है, नहीं तो फिर तो धड़क ही नहीं है, गाड़ी में धड़केगी। तो कल करेंगे वर्तमान मध्य प्रदेश की। ठीक है, जिसमें